डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की आत्मकथा अग्नि की उड़ान सिर्फ एक किताब नहीं है, ये एक सफ़र है, एक प्रेरणा है। तो चलिए आज इस सफ़र पर चलते हैं और देखते हैं कि कैसे रामेश्वरम का एक छोटा सा लड़का अपने सपनों, संघर्ष और कमाल के उसूलों के दम पर भारत का मिसाइल मैन और सबसे चहेता राष्ट्रपति बना। जरा इन गलियों को देखिए, ये रामेश्वरम की वही गलियां हैं। यहीं से वो कहानी शुरू हुई थी। एक ऐसा सफर जिसे सिर्फ सितारों तक ही नहीं बल्कि भारत के सबसे बड़े पद तक पहुंचना था। आइए उस शुरुआत को, उस माहौल को महसूस करने की कोशिश करते हैं। जब तुम संकट में हो तो उसके कारणों को जानने की कोशिश करो। ये सिर्फ शब्द नहीं थे, ये वो नींव थी जो उनके पिता ज़ैनुलाब्दीन ने रखी थी। मतलब मुश्किलों से भागो मत, रुको, उन्हें समझो। और यही एक सीख कलाम साहब की पूरी जिंदगी की हर चुनौती और हर जीत का आधार बनी। तो चलिए कहानी की शुरुआत में चलते हैं, समय में थोड़ा पीछे, रामेश्वरम के उस बचपन में जहां समुद्र की लहरें और मंदिरों की घंटियां एक साथ मिलकर एक असाधारण जिंदगी को आकार दे रही थीं। देखिए, किसी भी इंसान की कहानी ना उसके घर और उसके परिवार से ही शुरू होती है। कलाम साहब के लिए ये दो मजबूत स्तंभ थे। एक तरफ उनके पिता ज़ैनुलाब्दीन, जिनकी सादगी में भी गहरा ज्ञान था, और दूसरी तरफ मस्जिद वाली गली का वो पुश्तैनी घर, जिसकी दीवारें सिर्फ ईंट पत्थर की नहीं बल्कि प्यार, सुरक्षा और अपनेपन से बनी थीं। कलाम साहब का परिवार कोई बहुत अमीर नहीं था, लेकिन उनके पास जो दौलत थी वो बेशकीमती थी। पिता ज़ैनुलाब्दीन, जो ज्यादा पढ़े लिखे तो नहीं थे, पर उनकी समझ और बुद्धि कमाल की थी। और माँ आयशम्मा, जिनकी दरियादिली की कोई सीमा नहीं थी। उनका वो 19वीं सदी का पक्का घर सिर्फ एक मकान नहीं बल्कि एक किला था, जो उन्हें दुनिया की हर मुश्किल से महफूज रखता था। अब घर की उन सुरक्षित दीवारों से बाहर निकलकर ज्ञान की पहली उड़ान भरने का वक्त आ गया था। एक ऐसी उड़ान जो उन्हें रामेश्वरम की गलियों से बहुत बहुत दूर ले जाने वाली थी। ये साल था 1939। पूरी दुनिया दूसरे विश्व युद्ध की आग में जल रही थी और उसकी एक चिंगारी रामेश्वरम तक भी पहुंची। लेकिन कहते हैं ना, कभी कभी संकट अपने साथ एक मौका भी लेकर आता है, और एक नन्हे कलाम के लिए ये मौका था आत्मनिर्भरता का पहला पाठ सीखने का। जरा सोचिए, एक चलती ट्रेन से अखबारों के बंडल फेंके जा रहे हैं और एक छोटा सा लड़का उन्हें लपकने के लिए दौड़ रहा है। ये सिर्फ एक काम नहीं था, ये कलाम साहब की पहली कमाई थी। और अपनी मेहनत से कमाए गए उन पैसों ने उन्हें जो एहसास दिया वो था आत्मसम्मान का, गर्व का। आज के दौर में ये शायद एक कहानी जैसा लगे, पर यह कलाम साहब की हकीकत थी। उनके सबसे पक्के दोस्त रामानंद शास्त्री, जो रामेश्वरम मंदिर के मुख्य पुजारी के बेटे थे, और अरविंदन और शिव प्रकाशन, जो कट्टर हिंदू ब्राह्मण परिवारों से थे। उनकी दोस्ती इस बात का जीता जागता सबूत थी कि धर्म और मजहब दिलों को जोड़ते हैं, तोड़ते नहीं। लेकिन रामेश्वरम का ये प्यार भरा माहौल भी चुनौतियों से परे नहीं था। अब कहानी के उस हिस्से पर आते हैं जहां नफरत ने इस दोस्ती का इम्तिहान लिया, और इन बच्चों ने हमें एकता का सबसे बड़ा सबक सिखाया। सब कुछ बिल्कुल ठीक चल रहा था, और फिर रामेश्वरम के स्कूल में एक नए टीचर आए। उनके आने से क्लास की हवा ही बदल गई और दोस्ती पर एक अजीब सा साया मंडराने लगा। उस नए टीचर को ये बात हजम नहीं हुई कि एक मुस्लिम लड़का एक पुजारी के बेटे के साथ बैठे। उनकी नज़रों में दोस्ती नहीं, सिर्फ धर्म का फर्क था। उन्होंने कलाम को उठकर पीछे की बेंच पर बैठने को कह दिया। सोचिए उन दो छोटे दोस्तों के दिल पर क्या गुजरी होगी। लेकिन बात जब रामानंद के पिता लक्ष्मण शास्त्री जी तक पहुंची तो उन्होंने वो किया जो हर बड़े को करना चाहिए। उन्होंने उस टीचर को बुलाया और साफ साफ कहा, इन मासूम बच्चों के मन में तुम सामाजिक भेदभाव का जहर नहीं घोल सकते। उन्होंने टीचर को दो रास्ते दिए, या तो माफी मांगो या ये स्कूल और ये द्वीप छोड़कर चले जाओ। और जानते हैं क्या हुआ? अच्छाई की जीत हुई। एक और ऐसा ही किस्सा उनके विज्ञान के टीचर शिव सुब्रमण्यम अय्यर के घर पर हुआ। अय्यर जी ने बड़े प्यार से कलाम को खाने पर बुलाया, लेकिन उनकी पत्नी ने अपनी पवित्र रसोई में एक मुस्लिम लड़के को खाना परोसने से मना कर दिया। पर अय्यर जी पीछे नहीं हटे। उन्होंने रिवाजों से ऊपर इंसानियत को रखा और खुद अपने हाथों से कलाम को खाना परोसा। और इसका असर देखिए, अगली बार उन्हीं की पत्नी ने खुद कलाम को रसोई के अंदर बुलाकर प्यार से खाना खिलाया। ये होती है बदलाव की ताकत। इन सभी तजुर्बों ने कलाम के इरादों को फौलाद बना दिया था। अब वक्त था उस दुनिया में कदम रखने का जिसका सपना वो हमेशा से देखते थे, विज्ञान की दुनिया, जो उन्हें आसमान की ऊंचाइयों तक ले जाने वाली थी।
रामेश्वरम से शुरू हुआ ये सफ़र अब क्लासरूम और लैब तक पहुंच चुका था। श्वार्ट्ज हाई स्कूल, फिर सेंट जोसेफ कॉलेज, और हर कदम उन्हें उनके सपने के और करीब ला रहा था। और फिर आखिरकार वो मंजिल आई जहां से असली उड़ान भरनी थी, मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यानी MIT। ये है मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। ये सिर्फ एक कॉलेज नहीं था, ये वो जगह थी जहां कलाम के पंखों को पहली बार हवा मिली, जहां फिजिक्स और इंजीनियरिंग के फॉर्मूले उनके जुनून में बदल गए और आसमान में उड़ने का सपना हकीकत के बहुत करीब आ गया। सपना तो आंखों के सामने था, लेकिन उस तक पहुंचने के रास्ते में 1000 रुपए की एक बहुत बड़ी दीवार खड़ी थी। आज ये रकम शायद छोटी लगे, पर उस जमाने में ये एक आम परिवार के लिए पहाड़ जैसी थी। और तब परिवार ने वो किया जो सिर्फ एक परिवार ही कर सकता है। उनकी बहन ज़ोहरा ने बिना एक पल सोचे अपनी सोने की चूड़ियां गिरवी रख दीं। वो चूड़ियां सिर्फ सोना नहीं थीं, वो एक बहन का अपने भाई के सपनों पर अटूट विश्वास थीं। कलाम साहब इस कुर्बानी को कभी नहीं भूले और अपनी पहली तनख्वाह से सबसे पहले जाकर उन चूड़ियों को छुड़ाया। तो यही थी वो ईंटें, ये सीख, ये त्याग, ये दोस्ती और ये प्यार, जिनसे डॉक्टर कलाम के सपनों की वो मजबूत नींव बनी। एक ऐसी नींव जिस पर आगे चलकर सफलताओं की एक पूरी बुलंद इमारत खड़ी हुई। तो आखिर वो क्या स्तंभ थे जिन पर डॉक्टर कलाम की शख्सियत टिकी थी? ईमानदारी और अनुशासन, जो उन्हें विरासत में अपने माता पिता से मिले, अच्छाई में विश्वास, जो उनके टीचर्स ने जगाया, मिलजुल कर रहने का पाठ, जो रामेश्वरम की गलियों ने पढ़ाया, मुश्किलों से लड़ना, जो पिता की बातों से सीखा, और सपनों की ताकत पर यकीन, जो परिवार के त्याग ने दिया। डॉक्टर कलाम की कहानी हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाती है कि हमारे जीवन की नींव वो किन मूल्यों पर टिकी है, वो कौन से उसूल हैं जो हमें हर मुश्किल में, हर तूफान में सीधा खड़ा रखते हैं।